और ये सारे स्टेटमेंट एनसीईआरटी के अलग अलग पार्ट से उठाए गए हैं। जिन्हें ध्यान नहीं दिया तो वो थर्ड ऑप्शन टिक करके आएगा, बल्कि इसका आंसर फोर्थ। ये बेनिफिट है थ्योरी कॉपी और क्वेश्चन कॉपी अलग करने का। हे चैप्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से आप नीट 26 में केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर सकते हो। और ये चीज मैं आपको नीट 25 में आए हुए क्वेश्चंस के बेसिस पे समझाने वाला हूं कि किस तरीके से कहां से क्वेश्चन आए हैं, क्या चेंजेस आए हैं, अगर कोई भी चेंजेस है तो, और उस चेंज के अकॉर्डिंग किस तरीके से आपको अपना प्रिपरेशन चेंज करना है ताकि आप नीट 26 में अपना मैक्सिमम स्कोर ला पाओ केमिस्ट्री में। क्योंकि आपने देखा इस साल जिस भी बच्चे ने केमिस्ट्री और बायो में अच्छा स्कोर किया वही बच्चा सेलेक्ट हो पाया है, क्योंकि फिजिक्स के लिए टाइम वो बचा नहीं पाए थे, और फिजिक्स अगर कम टाइम में करनी हो और ऐसा पेपर आ जाए तो काफी डिफिकल्ट होता है। तो केमिस्ट्री और बायो मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया था नीट 25 से पहले भी कि यही एक पार्ट होता है। अगर 180 मिनट का पेपर है तो उसमें टाइम बचाने का जो एकमात्र जरिया है आपके पास वह है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और बायो। तो इस वही सेम कंसेप्ट हम लोग लगाने वाले हैं इस साल भी, लेकिन जिस टाइप के क्वेश्चंस नीट 25 में पूछे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूं। अब मैंने बताया था आपको कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें अच्छे कंसेप्ट होना तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ फ्रीक्वेंट रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मल्टीपल रिवीजन नहीं, फ्रीक्वेंट रिवीजन, क्योंकि यही एक चीज है जो कि आपके कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग तो बनाती है, साथ ही साथ वो उन पॉइंट्स को एकदम सबकॉन्शियस माइंड में फिट कर देती है ताकि अगर मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी आए तो भी आप उनको काफी जल्दी आंसर कर पाओगे और टाइम बचा पाओगे। ठीक है, और इसी टाइम को आप इन्वेस्ट करोगे फिर फिजिकल में और फिजिक्स में, अगर वो हार्ड भी आ गए तब भी आपके पास इनफ टाइम होगा कि आप जितना डिजायर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस करना है सिलेक्शन के लिए उतना आप कर पाओ। फिजिकल में भी आपको अच्छे कंसेप्ट बनाने इंपॉर्टेंट है, तभी आप ऑब्वियसली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, लेकिन साथ ही साथ आपको पीवाईक्यूज के मल्टीपल रिवीजन पे ध्यान देना है। क्योंकि इस साल भी अगर आप देखोगे ध्यान से एनालाइज करके तो 80% जो क्वेश्चंस थे वो सेम पीवाईक्यू के ही बेस पे आए थे। 20% क्वेश्चन ही थे जो नए क्वेश्चन आए थे, उसको आप सॉल्व कर लेते अगर आप यहां से टाइम बचा पाते तो। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इनऑर्गेनिक के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है, और इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेकर आया हूं जिसमें आपको दिख रहा है कि बहुत सारे स्टेटमेंट पूछे गए हैं और ये सारे स्टेटमेंट एनसीईआरटी के अलग अलग पार्ट से उठाए गए हैं। तो आपको ये समझ में आएगा कि एनसीईआरटी जब भी मैं रीडिंग कर रहा हूं तो उसमें मेरे को कौन कौन से पार्ट पे ज्यादा फोकस करना है और क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। जैसे कि आपको दिख रहा है कि जो पहला स्टेटमेंट है ये एक्जैक्टली एनसीईआरटी के थ्योरी से उठाया गया है, और ये थ्योरी मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दिया है, आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद ये जो दूसरा स्टेटमेंट आपको दिख रहा है ये एनसीईआरटी के थ्योरी से नहीं बल्कि एनसीईआरटी के टेबल से उठाया गया है। अब टीचर भी इसको अपने नोट्स में लिखवाते हैं, लेकिन जनरली बच्चे नाइट्रोजन के बाद का याद नहीं रखते हैं। उनको फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तो याद रहता है कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, लेकिन नाइट्रोजन और क्लोरीन के बीच का क्या रिलेशन है वो मोस्टली बच्चे ध्यान नहीं देते। मैंने भी इसको शॉर्ट नोट में लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपको याद नहीं एक्जैक्टली तो आप इसमें गलत कर दोगे। लेकिन एनसीईआरटी के टेबल में डायरेक्टली मेंशन है कि नाइट्रोजन 3 होता है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 3 होती है, तो ऑलमोस्ट दोनों की सेम है। तो ऐसे पॉइंट्स जहां भी आपको दिख रहा है कि आप टेबल को देख रहे हो और वहां पे आपको कुछ पॉइंट्स दिख रहे हैं कि अरे ये तो सेम लिखा हुआ है, लेकिन थ्योरी में तो ऐसा कोई मेंशन नहीं है, तो उन सारे पॉइंट्स को, उन सारे ट्रेंड्स को आपको खुद ब खुद हाईलाइट कर लेना है और दिमाग में रखना है, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं। उसके बाद जो ये सी स्टेटमेंट आपको दिख रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का, ये पीवाईक्यू में भी काफी बार पूछा गया है, और ये साथ ही साथ बैक एक्सरसाइज में भी आपका दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। तो इसका मतलब बैक एक्सरसाइज भी आपको एनसीईआरटी की लगानी है इनऑर्गेनिक के केस में। साथ ही साथ ये जो आपको डी वाला स्टेटमेंट दिख रहा है, इंटरेस्टिंग पॉइंट ये कि ये टीचर लोग डायरेक्टली लिखवा देते हैं आपके नोट्स में, बच्चों को पता भी होता है, लेकिन एनसीईआरटी में कहां मेंशन है ये देखना इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी अगर आप देखते हो तो यहाँ पे एक तो जो प्रॉब्लम 3.6 है वहां पे डायरेक्टली पूछा गया है। साथ ही साथ आपको ये जो ग्राफ दिख रहा है इस ग्राफ में भी इन लोगों ने मेंशन किया है कि जो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये यहाँ पे मेंशन है। आपको दिख रहा है कि जो एल्यूमिनियम है उसका मैग्नीशियम से कम होगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे ट्रेंड देखोगे जो कि स्टेटमेंट दिया गया था वहाँ पे एल्यूमिनियम का मैग्नीशियम से ज्यादा दिखाया गया, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ग्राफ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस फ्रेम होके आ रहे हैं। उसके बाद जो ई स्टेटमेंट है ये मोस्टली को पता रहता है कि डाउन द ग्रुप आपका इंक्रीज करेगा साइज, और ये भी एनसीईआरटी में मेंशन है, मैंने शायद यहाँ पे लगाया नहीं, बाकी ये टेबल में दिया गया है, एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड दिया गया, मैंने लगाया नहीं यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको दिख रहा है कि एनसीईआरटी के कौन कौन से पार्ट्स पे आपको फोकस करना है। ऑल्सो जब मैंने नीट 25 के पेपर को एनालाइज किया तो मेरे को दिखा कि इनऑर्गेनिक के सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आए थे और वो पीवाईक्यू बेस्ड थे। तो एनसीईआरटी के प्रिपरेशन में आपको कोई भी चेंज नहीं करनी है, अगर आप चाहो तो आप पुराने रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देख सकते हो, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी। अब बात करते हैं कि कैसे चैप्टर वाइज आपको इनऑर्गेनिक को प्रिपेयर करना है। अब देखो इनऑर्गेनिक को मैं दो पार्ट में रखता हूँ, एक तो उसका कंसेप्चुअल पार्ट है जो कि यहाँ पे है, और एक उसमें जो याद करने वाला पार्ट रहता है। ठीक है, अगर आपको ये अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसमें फिर याद करोगे तो आपका काम हो जाएगा। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग सबसे पहले आपको कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद आप पी ब्लॉक एंड डीएनएफ ब्लॉक स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप डीएनएफ ब्लॉक करने के बाद करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये चीज हो गई। उसके बाद जब भी आप पी ब्लॉक एंड डीएनएफ ब्लॉक कर रहे हो तो मैंने आपको दिखाया कि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन चैप्टर्स में आपको एनसीईआरटी पे अपना प्राइम फोकस रखना है। इसमें अगर आप नोट्स नहीं भी बनाते हो तो भी चलेगा, लेकिन एनसीईआरटी आपको अच्छे से कवर करनी है। और ये चीज मैंने अपने ह्यूरिस्टिक सीरीज में कवर करवा दी है, फ्री में यूट्यूब पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, उसको देखो। और एनसीईआरटी हाईलाइट जो मैंने करा है वो टेलीग्राम पे मैंने अपलोड कर दिया, वहां से आप उसको यूज कर सकते हो। इन चैप्टर्स के लिए आपको कंसेप्ट्स पे ज्यादा फोकस करना है एनसीईआरटी पढ़ने के बजाय, और उसके बाद आपको मॉड्यूल सॉल्व करना है। अगर आपके टीचर ने अच्छे से मॉड्यूल कंप्लीट नहीं करवाया तो आपको खुद सॉल्व करना होगा, अदरवाइज क्लास के क्वेश्चंस भी सफिशिएंट है। उसके बाद आपको पीवाईक्यूज लगाने अच्छे से 3 बार 4 बार आपको इन चैप्टर्स के पीवाईक्यूज लगाने, ताकि आपको सारे वैरायटीज याद हो जाए कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन चैप्टर्स में। उसके बाद जाके आपको एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन हो गया, थ्योरी पढ़नी है थ्योरी पढ़ लो, वो सब करना है।
अब अच्छी बात यह है कि केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन का एनसीईआरटी मैंने कवर करवा दिया, तो वो कंप्लीट करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। पीआईडी क्लासिफिकेशन का मैं नहीं करवा पाया था लास्ट ईयर, अगर मेरे को समय मिलता है तो मैं इस बार करवा दूंगा। हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि कौन से टीचर को आपको फॉलो करना है इनऑर्गेनिक के लिए। अब बहुत सारे बच्चे मोहित सर को फॉलो करते हैं, पीडब्ल्यू पे पढ़ाते हैं, और बहुत सारे बच्चे वीडी सर को भी फॉलो करते हैं। ठीक है, दोनों ही टीचर्स कंसेप्चुअली काफी अच्छा इनऑर्गेनिक पढ़ाते हैं, आप पढ़ सकते हो, जिससे भी आपका वाइब मैच करे। उसके बाद किसी भी टीचर से आप पढ़ो, एंड में जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए और आपको रिवीजन करने का टाइम मिलता है, या आपको समझ में आता है कि मेरे को रिवीजन करना चाहिए, मैं भूल रहा हूं, तो उस केस में आप ह्यूरिस्टिक सीरीज को जरूर देखो। ये आपको एक एक्स्ट्रा एज देगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारे लाइंस बताए हैं कि ये याद करो, इसको ऐसे याद करना है, इसको छोड़ सकते हो, ये सब कुछ मैंने वहाँ पे कवर किया है। उसके बाद नोट्स की बात कर लेते हैं कि भैया नोट्स बनाना है नहीं बनाना है। तो देखो, इन चैप्टर्स में जो कंसेप्चुअल चैप्टर्स है, इसमें नोट्स आपको बनाना चाहिए। पहले 2 में तो बिल्कुल बनाओ। कोऑर्डिनेशन में मैंने पहले नोट्स बनाए थे, लेकिन मैंने अपने बाद के ड्रॉप्स में इसमें एनसीईआरटी हाईलाइट कर ली थी, तो आप इसमें देख सकते हो प्रेफरेंस के हिसाब से। तो कंसेप्चुअल चैप्टर्स में नोट्स भी बना सकते हो, एनसीईआरटी भी हाईलाइट कर सकते हो। उसके बाद पी ब्लॉक एंड डीएनएफ ब्लॉक में मैं नोट्स बनाना प्रेफर नहीं करता हूं, क्योंकि इसमें मुझे बार बार एनसीईआरटी ही अगर पढ़नी है तो फिर नोट्स बनाने में टाइम क्यों ही वेस्ट करो। इसमें मैं एनसीईआरटी हाईलाइट करने का ही रिकमेंडेशन सबको देता हूं। अब मैं अगर इस वाले ग्रुप को ए मान लेता हूं, जो कि कंसेप्चुअल चैप्टर है, और बी को मैं जो रटने वाले चैप्टर है, याद करने वाले उसको मान लेता हूं, तो ए और बी के लिए क्या अप्रोच रखना है, आपको किस सीक्वेंस में आपको क्या क्या कवर करना है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। कंसेप्चुअल चैप्टर्स के लिए आपको सबसे पहले लेक्चर देखना है, नोट्स बना लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको उसी दिन जो डीपीपी मिला सॉल्व करना है। क्लास के क्वेश्चंस जो होंगे उसको आपको पॉज करके सॉल्व करना है, ताकि आप हर एक क्वेश्चन में खुद का दिमाग लगा पाओ कि क्वेश्चन कैसे पढ़ना है और सॉल्व कैसे करना है। उसके बाद आपको डेली, अगर मान लो आपके क्लास में एनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराए जा रहे हैं, ठीक है, उस केस में आपको मॉड्यूल्स करना होगा, अदरवाइज आपको नहीं करना है। ठीक है, अब इन दोनों को करने के बाद जो भी आपको लगता है कि यार मेरे को ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा, या फिर मैंने इसमें गलती कर दी, डीपीपी में आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा जो कि नोट्स में मेंशन नहीं है, या फिर डीपीपी में एक क्वेश्चन करते समय आपने गलती कर दी और सर ने उस पॉइंट को लिखवाया है नोट्स में, तो वैसे पॉइंट्स को आपको या तो ऐड कर लेना है अपने नोट्स में अगर वो मेंशन नहीं है, और अगर ऑलरेडी मेंशन है और फिर भी आपने गलती करी है क्वेश्चन सॉल्व करने में, तब आपको उसको हाईलाइट कर लेना है। इस तरीके से आपके हाईलाइटेड नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे और ये आपके इनडायरेक्ट शॉर्ट नोट्स बने, क्योंकि ड्रॉप ईयर में टाइम रहता नहीं है शॉर्ट नोट्स बनाने का अलग से। अगर आप एकदम ही आपके तीनों सब्जेक्ट्स अगर वीक है और आप बिगिनर लेवल से तैयारी कर रहे हो, तो फिर आप ड्रॉप ईयर में शॉर्ट नोट्स बनाने का टाइम आपको मिलेगा नहीं। तो उस केस में बेस्ट तरीका ये होता है कि आप क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसके थ्रू आप अपने नोट्स को हाईलाइट करते जाओ, मार्क करते जाओ, ताकि आपको पता रहे कि अच्छा इस पूरे नोट्स में मेरे को इन पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करना है, तो आप फास्ट रिवाइज कर पाओगे। उसके बाद जब ये हो जाए और चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तब जाके आपको इन चैप्टर्स का पीवाईक्यू लगाना है, टाइमर लगा के, ताकि आप एग्जाम सिनेरियो में उस पीवाईक्यू को सॉल्व कर पाओ। और जब ये हो जाए, पीवाईक्यू लगा दो, तब जाके आपको ह्यूरिस्टिक देखनी है। कब देखनी है? जब भी आपको रिवीजन करने का टाइम मिल रहा है, आपको लग रहा है कि यार मेरे एग्जाम है, मान लो आपका संडे को एग्जाम है, तो आपको रिवाइज करना है, तो आप उस समय ह्यूरिस्टिक देख लो। तो ऐसे ऐसे पॉइंट पे आप ह्यूरिस्टिक देख सकते हो और अपनी एनसीईआरटी को कवर कर सकते हो। तो एक बार आपने ह्यूरिस्टिक सीरीज से एनसीईआरटी देख ली, उसके बाद जब भी आपको टाइम मिले तब आपको बैक एक्सरसाइज कर लेना है, एग्जाम्पल इंटेक्स कर लेना है और एग्जाम्पलर कर लेना है। ये कर लोगे तो आप मोर देन सफिशिएंट जो रिसोर्सेज है वो कर चुके हो, और फिर आपको बस मल्टीपल रिवीजन करना है इसमें। सेम चीज अगर हम लोग बात करते हैं याद करने वाले चैप्टर्स में, तो उसमें भी आपको लेक्चर देखना है, लेकिन लेक्चर देखते समय आपको नोट्स नहीं बनाना है। अगर आप मेरे तरीके से एनसीईआरटी हाईलाइट करना प्रेफर करते हो, तो उस केस में आप जब लेक्चर देख रहे होगे तो बस पेंसिल लेना और एनसीईआरटी में मार्क करते जाने कि अच्छा सर ने ये पॉइंट बताया, यहाँ पे लिखा है, सर ने ये बताया, मैंने ये समझ लिया। ऐसे करके बस आपने एनसीईआरटी से मार्क कर लिया कि सर ने ये पॉइंट्स कवर करवा दिया, बोला कि ये इंपॉर्टेंट है। जो भी आपको लिखना हो पेंसिल से लिखना। उसके बाद आप डीपीपी सॉल्व करना और क्लास के क्वेश्चन जो भी कराए जाएंगे वो आप अपना किसी एक अलग से कॉपी में लिख लेना और डीपीपी को आप अपने रफ में सॉल्व कर लेना। उसके बाद क्लास के क्वेश्चन करते समय अगर आपको कोई चीज इंपॉर्टेंट लगा, कोई इंपॉर्टेंट ट्रेंड लगा जो कि एनसीईआरटी में अच्छे तरीके से मेंशन्ड नहीं है, तो उस केस में आप उसको साइड में लिख सकते हो अपने एनसीईआरटी में, पेंसिल से लिख लेना। उसके बाद एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस कर लो, और फिर जब पीवाईक्यू कर लोगे चैप्टर खत्म होने के बाद, तब आपको ह्यूरिस्टिक सीरीज देखनी है और इसके थ्रू आपको एनसीईआरटी हाईलाइट करना है, क्योंकि उसमें मैंने बताया कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या पूछे जा सकते हैं, किसको एआर के फॉर्म में पूछ सकते हैं, किसको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल जो बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं वो तो उसको यूज कर ही रहे हैं, बाकी का नहीं पता, लेकिन जो बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं वो हमेशा बोलते हैं कि भैया आपकी ह्यूरिस्टिक सीरीज हमने देखी थी। उसके बाद इंटेक्स क्वेश्चंस, एग्जाम्पल, बैक एक्सरसाइज, एग्जाम्पलर कर लेना है। अगर आप ह्यूरिस्टिक देखोगे तो उसमें इंटेक्स, एग्जाम्पल मैंने कवर करवा दिया है, ये दोनों चीज आपको कवर करना होगा। ठीक है, आफ्टर दैट एक बार ये कर लेते हो, फिर आपको जितने भी याद करने वाले चैप्टर्स है, पी ब्लॉक, डीएनएफ ब्लॉक, इवन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी हो गया या पीडी क्लासिफिकेशन हो गई, उसमें आपको बार बार बस अपने नोट्स रिवाइज करने हैं या फिर एनसीईआरटी हाईलाइट को रिवाइज करनी है, क्योंकि पीवाईक्यू वाले पॉइंट्स या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले पॉइंट्स आप ऑलरेडी अपने नोट्स में या फिर अपने एनसीईआरटी हाईलाइट में ऐड कर चुके होंगे। ठीक है, जब आप 2-3 बार रिवाइज कर लो अपने एनसीईआरटी को, आपको लग रहा है यार अब मैं क्या करूँ, पीवाईक्यू मैंने 2 बार रिवाइज कर लिया, मॉड्यूल्स मैंने अच्छे से कर लिए, उसके पॉइंट्स मैंने मार्क कर ही दिए हैं, अब क्या करूँ, तब जाके आप जेईई मेंस की पीवाईक्यू करना। ठीक है, 5 से 10 साल के करोगे, लास्ट 5 to 10 ईयर्स के, मोर देन एनफ है। ये आपको तब करना है जब आपका ऑलमोस्ट ऊपर जितना भी मैंने बोला है सब कंप्लीट हो जाए तब। उसके बाद चलते हैं हम लोग ऑर्गेनिक के ऊपर बात करते हैं। ऑर्गेनिक में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है प्रिपरेशन करते समय, ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाओ। सबसे पहले इसमें आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। एक ऑर्गेनिक के कंसेप्ट्स, उसके बाद दूसरे ऑर्गेनिक के रिएक्शंस, और फिर ऑर्गेनिक में जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछते हैं, एआर बेस्ड हो गया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हो गए। अब इसमें इस साल अगर आप देखोगे कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो आपको दिख रहा है कि 81 और 90 मैंने लगाया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, और इसमें आपको दिख रहा है कि ये दोनों ही क्वेश्चंस को ऐसे फ्रेम किया गया है जिसमें जो रिएक्शंस है वो सेम चैप्टर से नहीं है बल्कि अलग अलग चैप्टर से उठाए गए हैं। ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे मैंने 3 चैप्टर्स के लगाए हैं। ये आपका अल्कोहल चैप्टर का
रिएक्शन है, अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर का रिएक्शन है, ये एमाइंस चैप्टर का रिएक्शन है और ये आपका हाइड्रोकार्बन चैप्टर का रिएक्शन है। और इन तीनों को ही मिला के यहाँ पे एक क्वेश्चन फ्रेम किया गया था और पूछा था इनमें से बताओ कि कौन ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज नहीं करेगा। ठीक है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको दिख रहा है जहाँ पे दो रिएक्शंस को जो कि अलग अलग चैप्टर्स के हैं, ये आपका अल्कोहल चैप्टर का है, अल्कोहल फिनॉल ईथर का, और ये रिएक्शन आपके एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर है। तो ये इन दोनों चैप्टर के रिएक्शंस को मिला के यहाँ पे एक ही क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। और इसलिए जिस बच्चे ने इस दोनों चीज को नोटिस नहीं किया कि यहाँ पे यार अल्कोहल वाला रिएक्शन भी हो रहा है जहाँ पे कीटोन से अल्कोहल बनेगा, और यहाँ पे साथ ही साथ नाइट्राइल वाला भी रिएक्शन हो रहा है जिसमें नाइट्राइल से यहाँ पे कीटोन बनता था, ये दोनों रिएक्शन हो रहा है। अगर इसने किसी ने बच्चे ने ध्यान नहीं दिया तो वो थर्ड ऑप्शन टिक करके आएगा, बल्कि इसका आंसर फोर्थ था। तो आपको दिख रहा है कि क्वेश्चंस को ऑर्गेनिक में फ्रेम तो एनसीईआरटी से किया जा रहा है, लेकिन अलग अलग चैप्टर्स में जहाँ पे भी मिसलेनियस क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं उन सारे पॉइंट्स को मिला के क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। तो जब भी आप किसी भी टीचर से पढ़ो या किसी टीचर को चूज करने जा रहे हो तो उनको यही देख के चूज करना है कि वो टीचर ऐसे टाइप के क्वेश्चन जहाँ पे मिसलेनियस कंसेप्ट्स हैं, अलग अलग टाइप के रिएक्टेंट्स, जो किसी एक का प्रोडक्ट है उसको किसी दूसरे का रिएक्टेंट बना के क्वेश्चन फ्रेम किया है, वैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन करवा रहा है नहीं करवा रहा है, उसके बेसिस पे आपको टीचर चूज करना है और वैसे ही रिसोर्सेज को आपको फॉलो करना है। अब एक चीज और मैंने नोटिस करी कि इस साल जो क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस ऑर्गेनिक में पूछे थे वो रिएक्शन बेस्ड तो थे ही, उसको अच्छा बनाया था अलग अलग चैप्टर्स के रिएक्शंस को यूज करके, लेकिन जो अच्छे क्वेश्चंस थे जहां पे आपका टाइम कंज्यूम होता वो थे आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस और जीओसी के क्वेश्चंस। तो आपको ध्यान रखना है कि जब इस साल आप प्रिपरेशन करो अच्छे से तो उसमें मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस और क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी है आइसोमेरिज्म और जीओसी के केस में कंपेयर टू बाकी जो चैप्टर्स हैं, क्योंकि इससे आपके डीप कंसेप्चुअल क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं आगे भी। बाकी जो पार्ट है वो डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी से ही पूछा गया था, सारे रिएक्शंस एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, सारे कंसेप्ट एनसीईआरटी में, बस उसको अच्छे से समझना है और उसके लिए आपको एक अच्छा टीचर फॉलो करना होगा। पंकज सर या फिर नितेश सर, दोनों में से किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हो। मैंने अपने टाइम में टाइम कम था तो मैंने नितेश सर को फॉलो किया था, मास्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लेलिस्ट है उन क्लासेस पे फ्रीली अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हो। लेकिन क्योंकि अभी आपके पास टाइम है तो मैं सबको बोलता हूँ कि पंकज सर से देखो। दिक्कत बस है उनमें कि वो कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी रिएक्शंस करवाते हैं, उसको आपको स्किप करना होगा। ठीक है, वो नितेश सर भी करवाते हैं लेकिन कम अमाउंट में करवाते हैं। ऑल्सो इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप पंकज सर से नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट जीओसी आइसोमेरिज्म किसी ऐसे टीचर से करना जो कि अच्छे अमाउंट में करवा दें क्वेश्चन। जैसे पंकज सर काफी ज्यादा क्वेश्चन करवाते हैं जीओसी और आइसोमेरिज्म में, इसलिए पंकज सर से जीओसी आइसोमेरिज्म करना अच्छा रहता है। आईपीएससी भी कर लोगे तो अच्छा रहेगा, आपका एक अच्छा बेस बन जाएगा। उसके बाद आप फिर किसी भी टीचर से आगे का जितने भी रिएक्शंस है वो करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें तो फिर मोस्टली आपको याद रखना है, मैकेनिज्म समझ लेना है जहाँ पे भी प्रेजेंट एनसीईआरटी में, बाकी दिक्कत नहीं आती। लेकिन यहाँ पे क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए इस साल तो आप पंकज सर से एक बार जरूर कोशिश करना, क्योंकि वो अच्छे अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस कराते हैं और अच्छे वैरायटी में क्वेश्चंस कराते हैं। उसके बाद जब भी आप ऑर्गेनिक कर रहे हो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास ये 3 कॉपी अवेलेबल हो। जब भी आप अपना प्रिपरेशन एंड करोगे तो ये 3 कॉपी आपके पास प्रेजेंट होना चाहिए। रिएक्शन कॉपी की टेंशन नहीं है क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी बना के टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है, तो आप सेम चीज को या तो लिख लो या तो प्रिंट करा लो, आपका काम हो जाए, क्योंकि सारे एनसीईआरटी के रिएक्शंस और इंटेक्स के रिएक्शंस मैंने वहां पे लिख दिया। अब थियरी कॉपी की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें आपको क्या करना है और क्वेश्चन कॉपी में आपको क्या करना है। देखो, जब भी आपका लेक्चर होता है, ठीक है, तो उसमें टीचर क्वेश्चंस करवाने से पहले उस रिएक्शन को समझाते हैं कि इस रिएक्शन में क्या क्या केसेस हैं, कब आपका एल्डिहाइड बनेगा, कब आपका कीटोन बनेगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स लिखवाते हैं। ठीक है, वो कंसेप्ट बेसिकली समझाते हैं, कोई एक्सेप्शन है तो बताते हैं, क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या रिएजेंट है, सब कुछ समझाया जाता है। इन सारे पॉइंट्स को आपको लिखना है अपने थ्योरी कॉपी में। और जब ये करवाने के बाद टीचर क्वेश्चंस पे आए कि अब देखो आपने देखा डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल या फिर आपने चलो ओजोनोलाइसिस देखा, इसके बाद इसके क्वेश्चंस पे जब सर आएंगे तो उस क्वेश्चन को आपको या तो उसी पेज के पीछे लिखना है या तो उसको हाफ हाफ डिवाइड कर लो उस कॉपी को, आगे आप थ्योरी कॉपी बना लो, पीछे आप क्वेश्चन कॉपी बना लो, या फिर 2 कॉपी रख लो पतली पतली। मैंने 2 अलग अलग पतली कॉपी रखी थी। ठीक है, अब क्वेश्चंस को आपको उसमें मेंशन नहीं करना है, जो अच्छे क्वेश्चंस आपको लगेंगे सिर्फ आपको सिर्फ उन्हीं को क्वेश्चन कॉपी में लिखना है और हेडिंग देके लिखना है कि आप किस टॉपिक का लिख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल ओजोनोलाइसिस का आपने यहाँ पे कंसेप्ट लिख लिया। अब उसके बाद ओजोनोलाइसिस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगे कि अच्छा हाउ मेनी प्रोडक्ट्स बताओ, इस वाले क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट लगा होगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 प्रोडक्ट बन रहे हैं, मैंने यहाँ पे सब कुछ करके दिखा दिया। अब अगर मान लो मेरे को 1-2 बार रिवाइज करना है तो पहले 1-2 रिवीजन में मैंने ये भी देखा, अपने थ्योरी कॉपी को भी देखा कि अच्छा कंसेप्ट ये था, ऐसे करके प्रोडक्ट फॉर्म करना है, और फिर मैंने क्वेश्चन कॉपी खोल के कि अच्छा ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने लिखा हुआ है। तो 1-2 बार तो मैं दोनों चीज को यूज करूंगा। लेकिन आपको पता है ऑर्गेनिक में 2-3 रिवीजन के बाद फिर क्वेश्चन आपको पता रहता है कि हाँ इसमें ऐसे ऐसे करके प्रोडक्ट बनाना होता है, तो बार बार रिवाइज नहीं करना होता है। तो आप आराम से इस थ्योरी कॉपी को एज ए शॉर्ट नोट यूज कर पाओगे, क्योंकि इसमें बस 2-3 पेज में ही आपका पूरा का पूरा चैप्टर निकल जाएगा। तो ये बेनिफिट है थ्योरी कॉपी और क्वेश्चन कॉपी अलग करने का कि आपको बाद में शॉर्ट नोट्स अलग से बनाना नहीं पड़ेगा, आपका ये थ्योरी कॉपी ही एज ए शॉर्ट नोट काम करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जब भी आप बना रहे हो किसी भी टीचर से कर रहे हो तो क्वेश्चंस को अलग लिखना, बस थ्योरी को एक जगह लिख लेना, इससे आपका शॉर्ट नोट्स रेडी हो जाएगा। ऑल्सो आपको दिख रहा है कि ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है कुछ रिएक्शंस को और कुछ को हाईलाइट नहीं किया हुआ है। हाईलाइट का मतलब ये है कि ये सारे रिएक्शंस जो मैंने हाईलाइट किया है वो आपके एनसीईआरटी में प्रेजेंट है, बाकी रिएक्शंस आपके एनसीईआरटी में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि क्योंकि अगर आप पंकज से कर रहे हो या फिर किसी भी टीचर से कर रहे हो तो कुछ एनसीईआरटी के बाहर वाले रिएक्शंस को लिखवा देते हैं। जब आप एनसीईआरटी कवर करोगे या ह्यूरिस्टिक्स से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अरे ये तो रिएक्शन एनसीईआरटी में है ही नहीं। तो वैसे रिएक्शंस को आपको बाद में हाईलाइट कर लेना है कि चलो ये जो मैंने हाईलाइट नहीं करा है ये एनसीईआरटी में नहीं है, जो मैंने हाईलाइट किया बस मेरे को वही बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, तो ये हाईलाइट का मैंने पॉइंट बता दिया। थ्योरी कॉपी क्वेश्चन कॉपी कैसे फ्रेम करना है, कैसे यूज करना है, 2-3 बार तो रिवाइज करते समय इसको यूज करोगे। जब भी आपको लगेगा यार मैं कंसेप्ट भूल रहा हूँ तो आपने देख लिया कि इस टॉपिक में कैसे कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और सिर्फ इंपॉर्टेंट लिखना है। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है यार डायरेक्ट रिएक्शन बेस्ड है आप कर लोगे, उसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब
तीसरी चीज हो गई रिएक्शन कॉपी। रिएक्शन कॉपी आपको कुछ ऐसा बनाना है जिसमें आप बस रिएक्टेंट लिखोगे, रिएजेंट लिखोगे, प्रोडक्ट नहीं लिखोगे, ठीक है। और बाद में जब आपका रिवीजन करना होगा तो आप बस रिएक्टेंट देख के, रिएजेंट देख के जो प्रोडक्ट जो भी बनेगा आप इमेजिन करके अपने रफ में लिखोगे या फिर बस सोच के आप आंसर चेक कर लोगे। इस तरीके से आपको रिएक्शन कॉपी का यूज करना होता है और ये सेम चीज मैंने ह्यूरिस्टिक में बार बार यूज कराई, तो आप वहां से देख सकते हो। तो ये चीज हो गई कि 3 कॉपी आपके पास होना चाहिए। अब चैप्टर वाइज बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना बेस बनाना है, IUPAC, आइसोमेरिज्म, GOC अच्छे से कर लेना है, ठीक है। और फिर हाइड्रोकार्बन कर लेना है क्योंकि ये भी 12th के बहुत सारे चैप्टर्स का बेस बनाती है। एक बार ये कर लेते हो तब आप 12th के ऑर्गेनिक सीक्वेंस में स्टार्ट कर सकते हो और ज्यादा चैप्टर नहीं है, आपके 5 चैप्टर्स है 12th में ऑर्गेनिक के, बायोमोलिक्यूल को मिला के आराम से करोगे, आपका खत्म हो जाएगा। ये ऑल्सो ये ध्यान रखना कि इसमें आप अच्छे अमाउंट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करो क्योंकि आपका एक ये बेस बनाती है। अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि किस प्रोसेस में आपको इसको फॉलो करना है। सबसे पहले आपको लेक्चर नोट्स देखने हैं, नोट्स इसमें बनाना है आपको। कैसे बनाना है मैंने बता दिया आपको ऊपर, थियरी कॉपी और क्वेश्चन कॉपी के फॉर्म में। क्लास के क्वेश्चन कॉपी में लिख लेना है जो इंपॉर्टेंट हो। DPP में भी अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है उसको भी आपको क्वेश्चन कॉपी में अलग से लिख लेना है। NCERT बेस्ड फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेनी है, डेली कर लेना है कि ये टॉपिक किया, चलो इतना कर लेते हैं। जो भी आपके पास मॉड्यूल है या कोई अच्छी बुक अवेलेबल है NCERT बेस्ड, उसको आपको फॉलो कर लेना है। फिर आपको जब चैप्टर खत्म हो जाए टाइम लगा के PYQ सॉल्व कर लेना है। कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला, कुछ कंफ्यूजन लगा, कुछ आपने गलती करी, सबको आपको अपने नोट्स में ऐड करते जाना है थ्योरी वाली कॉपी में, ताकि बाद में आपको PYQ रिवाइज नहीं करना पड़े। आप बस थ्योरी कॉपी में पॉइंट देखो, आपको याद आए कि हाँ मैंने उस क्वेश्चन में ये गलती करी थी। जब ये खत्म हो जाए और आपकी ऑर्गेनिक पूरी खत्म हो जाए या फिर आपको रिवीजन करने का टाइम मिल रहा है, कोई टेस्ट है, तो उस केस में आप ह्यूरिस्टिक सीरीज यूज कर सकते हो। और जब आपका सारा चैप्टर खत्म हो जाए, क्योंकि आपका एक फ्लो में चलेगा तो उसमें आपको टाइम मिलेगा नहीं। तो जब भी आपको रिवीजन करना हो, टेस्ट आ रहा हो या फिर आपके पास टाइम हो, तो उस केस में आप ह्यूरिस्टिक सीरीज स्टार्ट कर सकते हो देखना। और हर एक चैप्टर के लिए देखना, क्योंकि GOC को छोड़ के मैंने बाकी सब कवर करवा दिया है। इसमें प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कवर करवा दिया, जो भी NCERT से इंपॉर्टेंट है मैंने कवर करवा दिया। तो आप ये देखोगे तो जितने भी AR बेस्ड क्वेश्चन हो गया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गया, इनफैक्ट रिवीजन के लिए, क्योंकि आप जब तक ऑर्गेनिक खत्म करते हो तो आप ऑलमोस्ट सब कुछ भूल चुके होते हो या फिर आपको समझ नहीं आता है कि याद कैसे रखें। तो इन सारे पॉइंट का एक सॉल्यूशन है, ह्यूरिस्टिक सीरीज देख लो, आपका काम हो जाएगा। इंटेक्स इसी में कवर हो जाएगा आपका। इसके बाद आपको बस बैक एक्सरसाइज करनी होगी और एग्जाम्पलर एक बार करना होगा। तो ये सब कुछ आपको ऑर्गेनिक खत्म होने के बाद करनी है, जब आपके सारे चैप्टर्स लेक्चर से खत्म हो जाए। उसके बाद बस आपको ह्यूरिस्टिक सीरीज के थ्रू बार बार मल्टीपल रिवीजन करना है। और जब आप रिवीजन करते करते थक जाओ, आपको लग रहा है यार मैं तो सब समझ चुका हूँ, PYQ देख लिया, एक्सरसाइज देख लिया, तब आप JEE मेंस के PYQ देख लेना। इस तरीके से आप ऑर्गेनिक खत्म कर सकते हो। अब बात करते हैं फिजिकल के ऊपर। तो फिजिकल में एक क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन आपके PYQ बेस्ड और NCERT बेस्ड आए थे। सिर्फ एक क्वेश्चन वो जो क्रिस्टलाइजेशन वाला था, जिसमें थर्मोकेमिस्ट्री वाला क्वेश्चन था, उसको छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन आपके NCERT बेस्ड थे। और PYQ के थ्रू अगर आपने PYQ अच्छे से किया हुआ है तो आप सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, बस उसको लेंथी बना दिया गया था। फॉर एग्जाम्पल जो हीलियम लिथियम वाला क्वेश्चन था, उसमें रेडियस, एनर्जी दोनों के लिए पूछी हुई थी। तो मतलब बेसिकली आपको 4 कैलकुलेशंस करनी थी। अगर आप स्मार्टली नहीं जाओगे वहाँ पे, ऑल्सो ऑब्वियसली हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट करके पहुंच सकते थे, लेकिन फिर भी आपको टाइम लगता। तो जो 4 अलग अलग क्वेश्चन फ्रेम हो सकते थे कि हीलियम का रेडियस बताओ, या फिर हीलियम का एनर्जी बताओ फर्स्ट ऑर्बिट में, या लिथियम का एनर्जी बताओ फर्स्ट ऑर्बिट में, या फिर लिथियम का रेडियस बताओ फर्स्ट ऑर्बिट में, तो ये 4 क्वेश्चन को मिला के एक क्वेश्चन फ्रेम कर दिया गया था। इस तरीके से पेपर को लेंथी बना दिया गया था। बाकी पेपर में कुछ भी ऐसा नहीं था कि यार ऐसे क्वेश्चन तो देखे नहीं है, सारे PYQ बेस्ड और NCERT बेस्ड थे, ठीक है, उस एक क्वेश्चन को छोड़ के। तो इसीलिए ऐसे पेपर को सॉल्व करने के लिए, जिसमें फिजिक्स लेंथी आई हुई है, आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक से टाइम बचाना ही होगा। और ये चीज़ फ्रीक्वेंट रिवीजन से ही पॉसिबल है। अगर मान लो आपने एक बहुत अच्छे टीचर से ऑर्गेनिक कवर कर लिया, इनऑर्गेनिक कवर कर लिया, लेकिन आपने उसको रिवाइज नहीं किया और मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए आपके एग्जाम में, तो आपको टाइम काफ़ी लग जाएगा। तो उस केस में फिर आप फिजिकल के लिए टाइम नहीं बचा पाओगे। और भले ही आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, लेकिन क्योंकि आपने मल्टीपल रिवीजन और फ्रीक्वेंट रिवीजन नहीं किया है, तो आप वहाँ पे फंस जाओगे। रिवीजन के लिए मैं अच्छे से टाइम टेबल बना रहा हूँ, मैं आपको दे दूंगा कि किस तरीके से किस किस दिन कैसे कैसे आप रिवाइज कर सकते हो, ताकि आप अपने टेस्ट में भी प्रिपेयर कर पाओ अच्छे से, और रिवीजन करते हुए आप एक संडे को अच्छा टेस्ट भी दे पाओ। वो सबका मैं बना रहा हूँ और आपको मैं वो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि चैप्टर वाइज कौन कौन चैप्टर्स हैं जिसको आपको पहले करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। सबसे पहले फिजिकल में जो बेसिक चैप्टर्स हैं जो कि आपको अच्छे से आना चाहिए, वो है मोल कंसेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और रेडॉक्स रिएक्शंस। ये आप अच्छे से कर लोगे, बेसिक्स क्लियर कर लोगे, तो फिर आगे के चैप्टर्स आपके लिए आसान हो जाएंगे। उसके बाद ये जो थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम चैप्टर, ये टाइम आपका लेगा, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर कभी भी अच्छा क्वेश्चन आता है, जैसे इस साल भी अच्छा क्वेश्चन आया, वो थर्मोडायनेमिक्स से पूछा गया। अच्छा क्वेश्चन जब भी आएगा जो कि टॉपर्स के लिए होगा या फिर आपको फंसाना चाहता होगा, तो इन्हीं 2 चैप्टर से पूछा जाएगा या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पूछा जाएगा, ठीक है। तो इन 3 चैप्टर को जो कि मैंने रेड से मार्क किया है, इसमें आपको अच्छे अमाउंट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है अगर आप एक अच्छा स्कोर एम कर रहे हो तो। बाकी सॉल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स अगर आप अच्छे से PYQ देख लेते हो, मॉड्यूल्स अच्छे से कर लेते हो, तो आपका क्लियर हो जाता है। इसमें कोई अच्छा ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत हार्ड चैप्टर है। मेन चैप्टर्स जो जिस पे आपको अच्छे से ध्यान देना है वो थर्मो, इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेम, ठीक है। अब टीचर में आप या तो अमित महाजन सर को फॉलो कर सकते हो या फिर सुधांशु सर को फॉलो कर सकते हो, जिससे भी आपका वाइब मैच करे और क्वेश्चन बनने लगे, ठीक है। वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो। इसमें आपको लेक्चर्स देखना है
नोट्स बनाना है। नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है और नोट्स में आपको सारे क्वेश्चंस नहीं लिखने, जो क्वेश्चंस आपके क्लास में नहीं बनेंगे बस वही आपको ऐड करना है। तो लेक्चर देखा, नोट्स बनाया, क्लास के जो क्वेश्चंस हैं जो नहीं बने वो आपने नोट्स में ऐड कर लिए, डीपीपी सॉल्व किया, कुछ इंपॉर्टेंट लगा तो आपने अपने नोट्स में जाके उस पॉइंट को हाईलाइट कर लिया, कुछ लगा कि डीपीपी मैंने गलत कर दिया तो उसको जाके अपने नोट में मार्क कर दिया या उसको लिख दिया, मैंने अच्छे से किया, ये देखो ये ध्यान रखना है क्योंकि मैंने क्वेश्चन में ये गलती करी है, ठीक है। फिर आप मॉड्यूल सॉल्व करोगे, जो भी आपका टॉपिक कवर हुआ है, अगर क्लास में मोर देन एनफ अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं हो रहे हैं, मॉड्यूल्स आपका कवर नहीं हो रहा है, तो फिर आपको अलग से मॉड्यूल सॉल्व करना होगा, अदरवाइज नहीं करना है, ठीक है। फिर अगर आप मॉड्यूल सॉल्व करोगे तो जो भी आपको इसमें इंपॉर्टेंट लगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लगा आपको, यार मैंने नोट्स में लिखने के बाद भी गलती कर दी, तो जाके उसमें हाईलाइट कर लोगे या फिर ऐड कर लोगे। उसके बाद जब चैप्टर खत्म हो जाए, टाइमर लगा के पीवाईक्यू सॉल्व करोगे और फिर आप इंटेक्स एक्सरसाइज करोगे जब आपका चैप्टर खत्म हो जाए। उसके बाद फिर एग्जाम्पल सॉल्व करोगे और जब सब सारे चैप्टर्स आपके कवर हो जाए अच्छे से और सब में ये सब कुछ आप कवर कर चुके होगे, तब आपको जेईई मेंस के पीवाईक्यू पे बैठना है। जब आपको लगे यार मैंने पीवाईक्यू भी कर लिया, मेरे को अब सब क्लियर है, अब क्या करूँ, कोई नया सोर्स क्या है, तो जेईई मेंस के पीवाईक्यू तो आप देख सकते हो। इस तरीके से आपको फेज वाइज चीज़ों को कंप्लीट करना है। ऑल्सो मैंने बताया कि आपको ऐड करते चलना है, हाईलाइट करते जाना है, क्योंकि वही जो आपका नोट का सोर्स होगा या फिर आपकी एनसीईआरटी हाईलाइट्स होगी वही आप एंड में रिवाइज करोगे। बार बार आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे अपने मॉड्यूल्स के जाके, इसलिए अपने नोट्स में ऐड करते रहना और हाईलाइट करना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जब आप रिवाइज करने बैठोगे तो क्या रिवाइज करें, तो इन्हीं नोट्स को, ठीक है, फॉर्मुलाज को, कंसेप्ट को रिवाइज करोगे और पीवाईक्यूज को हर एक चैप्टर के लिए 3 से 4 बार आपको रिवाइज करना है। इतना कर लोगे तो आपके फिजिकल में सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। एटलीस्ट जो पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे 80% क्वेश्चन उसको आप फटाफट सॉल्व कर पाओगे, टाइम बचा के उन 20% क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाओगे जो कि हार्ड आए होंगे, ठीक है। अब बात बची प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की, तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया तो मतलब आपको प्रैक्टिकल केमिस्ट्री भी करना होगा। अगर आप फुल स्कोर का एम कर रहे हो तो आपको प्रैक्टिकल केमिस्ट्री भी करके जाना होगा, लेकिन ये आपको तभी करना है जब आपका इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल हो गया है। तो मतलब इसको प्रिपरेशन के एंड में करेंगे और इसके लिए एक डिटेल वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा, वहां से आप उसको देख सकते हो। तो होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो में आपने कुछ सीखा होगा, ठीक है। मैंने आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझाया कि जो इस साल पूछे गए थे कैसे पूछे गए हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या चेंजेस करना है, ये मैंने समझा दिया। तो होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को फॉलो कर लो। चलो बाय, टेक केयर।